बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत डिटेल में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स पढ़ेंगे, जिनमें पहली टर्म है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टॉपिक बहुत आसान है। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक तोप यानी कि एक कैनन है। मैं इस कैनन को किसी एंगल थीटा पर रख के फायर करता हूं। आपको मालूम है कि इसके अंदर से जो भी फायर बॉल निकलेगी वो एक प्रोजेक्टाइल यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन में ट्रेवल करेगी। इस प्रोजेक्टाइल की हाइट किसे कहेंगे? जो अपनी फ्लाइट के दौरान, परवाज के दौरान उसने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है ग्राउंड से, यही उसकी मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। सो व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देन? इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by a projectile from horizontal। कि हॉरिजॉन्टल से जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, कितनी ऊंचाई तक जाएगा प्रोजेक्टाइल, वो उसकी हाइट है। लेकिन हम लोगों ने ये कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों की डायग्राम शो भी की, तो अगर हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने किसी एंगल थीटा पर इनिशियल वेलोसिटी vi से फेंका है, तो ये जो इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, ये इसकी हाइट है। आइए जरा देखते हैं इसको किस तरह से डिराइव किया जाए। आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 9th में भी पढ़ी आप लोगों ने। अब जरा देखिए, मैं वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो मैं सारे वेरिएबल्स, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी, सब की सब वर्टिकल यानी कि y एक्सिस में ही लूंगा, क्योंकि मैं वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। अब हमें मालूम है कि जब भी कोई चीज वर्टिकल में मूव कर रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है। क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रही है तो हम माइनस जी यानी कि माइनस 9.8 कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस वर्टिकल में एस वाई यानी कि, तो ये तो हमें मालूम है, एस वाई वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, उसी को तो हम हाइट बोल रहे हैं, तो उसको मैं एच कह देता हूं। और उसके बाद फाइनल वर्टिकल, देखिए फाइनल वर्टिकल क्या है? फाइनल वर्टिकल 0 है। फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है। अब आप सोचें कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल सिर्फ आगे जा रहा होगा, लेकिन वो मजीद ऊपर जाना बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल पॉइंट यानी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो 0 है। इनिशियल वर्टिकल, यहां तो वर्टिकल कंपोनेंट बंद है ना, इतना वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होता है vi sin थीटा। You just have to put these values in the above equation। आप इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आइए जरा पुट करते हैं इसमें। तो 2 एज इट इज आ गया। एक्सेलरेशन y एक्सिस में कितना है? माइनस जी। डिस्टेंस वर्टिकल में कितना है? h। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? vi sin थीटा और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2gh, और यहां आ जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, यहां माइनस, और vi का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि हमें क्या चाहिए? हाइट चाहिए। तो देखिए हाइट किसके बराबर आई? vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। आप किसी भी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी और एंगल पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये किस हद तक ऊपर जाएगा।
तो ये है हमारे पास बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट कर ली। अब जरा देखते हैं प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहेगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है जरा देखते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक कैनन है और मैं इस कैनन को एंगल थीटा पर फायर करता हूं। जब इसको एंगल थीटा पर फायर करेंगे तो इसका फायर बॉल जो है वो एक प्रोजेक्टाइल बनाएगा और हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से हमने उसको फेंका था टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, जहां पर वो गिरेगी, इन दोनों पॉइंट्स तक पहुंचते हुए उसको जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे कि ये इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो यहां से हमारे पास इसको डिफाइन करते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, टाइम फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू रीच from its point of projection जहां से उसको फेंका टू वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, वहां तक जहां पर ये ग्राउंड को हिट करेगा वहां तक पहुंचने का जो टाइम है उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अगेन डायग्राम आपकी फिर से सेम है कि ये ग्राउंड है और ये आपका प्रोजेक्टाइल जिसको हमने एंगल थीटा पर इनिशियल वेलोसिटी vi से फेंका। अब जरा इमेजिन करें कि ये यहां से हिट कर रहा है और यहां पर गिर रहा है। अगर आप देखें इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो जीरो है, यानी कि मैं पूछूं कि वर्टिकली इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वर्टिकली तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि जिस लेवल से वो चला था अल्टीमेटली उसी लेवल पर आकर गिर गया। तो मैं यहां पर एक बात याद रखूंगा कि वर्टिकल में यहां कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, दूसरे अल्फाज में कोई हाइट वो अचीव नहीं कर रहा। इसी तरह हमें यह भी मालूम है कि न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन है वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AD स्क्वायर। अब हम फिर से सारे वर्टिकल डिस्टेंसेस, वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन भी वर्टिकल लेते हैं। अब वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, जीरो, तो ये तो आ गया जी जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया, VIY कितनी है, VI साइन थीटा, तो ये हमारे पास VIY की जगह VI साइन थीटा और साथ T आ जाएगा प्लस हाफ। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना है वर्टिकल में, ऊपर जाते हुए आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन कितना होता है, -g होता है, तो हमारे पास AY की जगह -g आ जाएगा और साथ हमारे पास T स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब जरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये बनेगा हाफ GT स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये माइनस दूसरी तरफ ले आता हूं नेगेटिव टर्म, तो हमारे पास ये बनेगी प्लस हाफ GT स्क्वायर और उधर क्या रह जाएगा जी, VI साइन थीटा इंटू T। अब जरा देखिए एक T से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक T इधर रह गया, उधर रह गया VI साइन थीटा और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई और G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा और ये है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन। यानी कि जब प्रोजेक्टाइल को हम हिट करेंगे तो प्रोजेक्टाइल जब यहां से प्रोजेक्ट होगा और यहां पर हिट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा इस सारे काम में, इतना टाइम लगेगा। अब हम जरा देखते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म
है प्रोजेक्टाइल की रेंज। अब प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है जरा देखिए, फिर से मेरे पास वही कैनन है जिसको मैं एंगल थीटा पर फायर करता हूं, तो जब इसमें से फायर बॉल निकलेगी तो डेफिनेटली वो फिर से प्रोजेक्टाइल बनाएगी। अब जरा देखिए वो पॉइंट जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका यानी कि कैनन, और वो पॉइंट जरा देखिए जहां पर वो ग्राउंड को हिट करे, यहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं ये रेंज है उस प्रोजेक्टाइल की। इसमें बच्चे एक बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं और वो समझते हैं प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल की रेंज है, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल की रेंज नहीं है। तो जब मैं कहता हूं कि आप लोग खबरों में भी सुनते हैं कि गौरी मिसाइल जो है वो पाकिस्तान का उसकी रेंज लाइक 1200 किलोमीटर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 1200 किलोमीटर ट्रेवल करता है, इसका मतलब ये है कि वो जिस पॉइंट से फेंका जाए उस पॉइंट से 1200 किलोमीटर दूर गिर सकता है, और इसके लिए डेफिनेटली जब वो पाथ जिस पाथ से जाएगा वो 1200 किलोमीटर से ज्यादा का पाथ होगा। अब जरा देखते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को फिर कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द horizontal distance covered by a projectile। एक प्रोजेक्टाइल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम बोलेंगे उसकी रेंज। जैसे कि मैंने अभी शो किया कि अगर वो प्रोजेक्टाइल इस तरह से गिरता है उसको इनिशियल वेलोसिटी vi एंगल थीटा से हम लोगों ने ग्राउंड से बनाकर फेंका, तो इस सूरत में वो जो जितना दूर जाकर गिरेगा ये उसकी रेंज होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये इन तीनों टर्म्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, और इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो रेंज को हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है। देखिए रेंज एक डिस्टेंस है और हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा S = VT। हमें मालूम है रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो फिर अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो फिर मैं जो वेलोसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल ही लूंगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा। अब हमें मालूम है कि ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो रेंज कहलाता है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं रेंज VIX, यानी इस इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट, ये VIX है। और हमें मालूम है किसी भी चीज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कॉज वाला कंपोनेंट। तो VIX क्या होगा, VI cos थीटा इनटू टाइम। ये टाइम क्या है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि प्रोजेक्टाइल को गिरने में कितनी देर लग रही है। और अगर आपको याद हो अभी हम लोगों ने टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट किया है कि प्रोजेक्टाइल को गिरने में इतनी देर लगती है, तो ये t की जगह मैं पुट करूंगा इस वैल्यू को, तो रेंज आ जाएगी VI cos थीटा सा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो मैंने आपको दिखाया तो वो कितना है 2VI sin थीटा ओवर G। अब जरा देखते हैं हमारे पास, यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 2VI यहां पर सबसे पहले तो देखें ये भी VI है और ये भी VI है, तो VI इंटू VI तो VI स्क्वायर होगा। अब ये 2 है, साथ है साइन थीटा और साथ है कॉस थीटा। इनको मैं अलहदा लिख रहा हूं, उसकी रीजन अभी आप लोगों को समझ में आएगी। मैथमेटिक्स में आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर कहीं भी लिखा हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर कहीं भी लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा। इन दोनों का एक ही मतलब है, साइन 2 थीटा कॉस थीटा, तो हम उसे साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, VI स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख देता हूं। तो ये है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। तो आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लेना है।
अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक और बात भी वो पूछी जाती है, और वो ये है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी। तो देखिए जी, मैक्सिमम रेंज, अब जरा देखिए रेंज डिपेंड किस पर कर रहा है। अगर आप गौर से देखें रेंज किस एंगल पर मैक्सिमम होगी, रेंज का एंगल के साथ जो रिलेशन है वो sin 2 थीटा के साथ है। तो इसका मतलब रेंज डिपेंड कर रही है sin 2 थीटा पर। अब हमें मालूम है कि साइन की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो रेंज भी मैक्सिमम होगी, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होती है, जब 90 का साइन हो, क्योंकि साइन 91 होता है। इसका मतलब साइन के आगे जो भी लिखा हुआ 90 क्या लिखा हुआ है 2 थीटा। तो इसका मतलब अगर 2 थीटा 90 होगा तब जाकर हमारे पास रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और फिर हमारे पास थीटा कितना आएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाए तो 90 से 2 को डिवाइड कर दें तो थीटा कितना आएगा हमारे पास, थीटा आएगा 90 डिग्री ओवर 2, और वो कितना बनता है 45 डिग्री। यानी कि अगर आप मैक्सिमम रेंज अचीव करना चाहते हैं, किसी भी चीज को मैक्सिमम दूर फेंकना चाहते हैं, तो आप किस एंगल पर फेंकना प्रेफर करेंगे, 45 डिग्री। लेकिन आइए जरा इसको और डिटेल में देखते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या जुड़ी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूर फेंकना चाहता हूं तो मैं उसको 45 डिग्री पर फेंकूंगा, क्योंकि इस सूरत में वो मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगी। अगर मैं 45 डिग्री से एंगल थोड़ा सा ज्यादा कर दूं और अब फायर करूं तो याद रखिएगा अब के जो प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा हाइट पर जाएगा एज कंपेयर टू द हाइट अटेन्ड एट 45 डिग्री। बट भले वो ज्यादा हाइट पर चला जाए, वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, तो रेंज कम हो गई लेकिन हाइट बढ़ गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप एंगल 45 से ज्यादा कर दें तो हाइट तो बढ़ती है लेकिन रेंज कम होती है, चीज पीछे ही गिरती है। और इसी तरह अगर हम एंगल 45 से भी कम कर दें प्रोजेक्टाइल का, तो इस सूरत में हमारे पास ना सिर्फ इस दफा उसकी हाइट कम होगी बल्कि उसकी रेंज भी कम होगी। इट मींस रेंज 45 पर मैक्सिमम है। 45 से एंगल बढ़ाएं तो भी प्रोजेक्टाइल करीब गिरेगा, और 45 से अगर एंगल ज्यादा करें तब भी प्रोजेक्टाइल करीब ही गिरेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोट करनी है कि आप लोगों ने देखा होगा जब फील्डर जो है क्रिकेट के अंदर, मैचेस के अंदर फील्डर जो बाउंड्री के करीब हो, वो जब दूर से थ्रो करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एंगल कैसा बनाए, 45 डिग्री, क्योंकि उन्हें मालूम है जितना एंगल 45 डिग्री के करीब करीब होगा उतना हमारे पास जो थ्रो है वो दूर जाकर गिरेगी, क्योंकि वो फिजिक्स जानते हैं। तो उन्हें मालूम है कि 45 डिग्री पर रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा देखते हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको मैं 30 डिग्री पर फायर करता हूं और ये है उसकी रेंज। अब मैं दूसरा एक और प्रोजेक्टाइल लेता हूं जिसको मैं 60 डिग्री पर फायर करता हूं, तो 60 डिग्री पर फायर करूंगा, भले वो ज्यादा हाइट कवर करेगा लेकिन वो भी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर गिरेगा, यानी कि दोनों की रेंज हुई सेम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वो एंगल्स का कौन सा पेयर है जिस पर रेंज सेम होती है, तो बच्चे याद रखते हैं कि 60 और 30, जो कि सही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल 55 पर फेंकूं और दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है वो 35 पर फेंकूं, तब भी इनकी रेंज सेम होगी। और अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल 20 डिग्री पर फेंकूं और दूसरा 70 डिग्री पर फेंकूं, तब भी रेंज सेम होगी। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ कोई एक पेयर ऐसा नहीं है जिस पर रेंज सेम होती है, बल्कि वी हैव टन्स ऑफ पेयर्स, बहुत ज्यादा ऐसे पेयर हैं एंगल्स के जिन पर रेंज सेम होती है। लेकिन आप सोच होंगे कि सर को कैसे पता चला कि इन्हीं दो जो हमारे पास एंगल्स हैं इनकी रेंज सेम है।
क्योंकि अगर आपने इन तीनों में एक बात नोट की हो तो आपने देखा होगा कि इस सूरत में पहले में भी दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 है, और इसी तरह आप सब में नोटिस करेंगे कि आपके पास सब में 35 और 55 का सम भी 90 होता है, और आपके पास 20 और 70 का सम भी 90 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर वो पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनकी रेंजेस सेम होंगी। ना सिर्फ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं बल्कि इससे एक और इंपॉर्टेंट बात भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है, हम ये कह सकते हैं 30 और 60 एक ऐसा पेयर है जिनमें रेंज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि 60 और 30 का सम 90 बनता है। लेकिन अगर हम एक और लिहाज से देखें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखें 45 से 30 कितना कम है, 45 में से 15 माइनस करें तो 30 आता है, और 60 45 से कितना बड़ा है, 60 45 से 15 ही बड़ा है। यानी एक एंगल अगर 45 से जितना कम है दूसरा उतना ही 45 से ज्यादा हो तो फिर हमारे पास रेंजेस सेम होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों ने नोट करना है। आइए लेक्चर रिज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रोजेक्टाइल है वो बेसिकली उसके 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्या है। अब ये तीनों फार्मूला, हाइट का भी और हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का भी और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी, ये तीनों जो फार्मूले हैं ये आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा और डिटेल में जाकर कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं ताकि आपको इन चीजों का आइडिया बहुत ज्यादा क्लियर हो। तो आइए जरा देखते हैं कुछ और डिटेल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये तीनों इक्वेशंस डिराइव की जो कि मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। अब इनसे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं जरा देखते हैं। इस स्टेटमेंट को जरा देखें। वो कहता है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। और ऑप्शन दिए हुए 2vi sin थीटा ओवर जी, ऑप्शन बी 2vi cos थीटा ओवर जी, और ऑप्शन सी है 2vi tan थीटा ओवर जी। अब जरा देखिए, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा उसने और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो फार्मूला क्या बन रहा है, 2vi sin थीटा ओवर जी। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा? नहीं स्टूडेंट्स, यहां आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस की है। जरा ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में आपको थीटा विद वर्टिकल नजर आ रहा है, और आपको याद होगा कि हमने जब भी प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया तो प्रोजेक्टाइल की जो भी वेलोसिटी थी वो हमने हॉरिजॉन्टल से ली थी, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बन रहा है। जबकि अभी उसने ऑप्शन कहां से दिया है, उसने स्टेटमेंट में बोला है कि एंगल थीटा कहां से बन रहा है, वर्टिकल के साथ बन रहा है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसका तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आप लोगों को याद हो, वेक्टर्स में मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई थी कि अगर आपको एंगल वर्टिकल के साथ दिया हो तो सिंपल बात करूंगा, साइन हो तो उसकी जगह कॉज आ जाएगा और कॉज हो तो उसकी जगह साइन आ जाएगा। तो ये फार्मूला अगर हॉरिजॉन्टल के साथ होता तो चलता, लेकिन यहां पर जो फार्मूला है वो किसके साथ दिया हुआ है, यहां पर फार्मूला जो है वो वर्टिकल के साथ दिया हुआ है। वर्टिकल के साथ ये नहीं चलेगा, तो साइन की जगह कॉज आ जाएगा। तो फार्मूला 2vi cos थीटा ओवर जी बनेगा, और हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा से एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। फिर से स्टेटमेंट है जी कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा। ऑप्शन देखिए जी, ऑप्शन ए है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ऑप्शन बी है vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर 2g, और ऑप्शन सी है vi स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब जरा बताएं स्टूडेंट्स आप खुद ही कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने गेस कर लिया होगा कि इसमें ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि फिर से हमारे पास एंगल वर्टिकल के साथ दिया हुआ है, और जब भी एंगल थीटा वर्टिकल के साथ दिया हो तो साइन की जगह कॉस आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन बी सही है। एक दफा और से प्रैक्टिस करते हैं। अब जरा देखें, फिर से वही स्टेटमेंट है हमारे पास कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इट्स रेंज।
और नीचे ऑप्शन है जी हमारे पास वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, बी ऑप्शन है हमारे पास वी आई स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर जी, और सी ऑप्शन है वी आई स्क्वायर tan 2 थीटा ओवर जी। तो आप जरा जल्दी से देखें, स्टेटमेंट में थीटा विद द वर्टिकल आ रहा है और थीटा विद द वर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास रेंज जो है वो क्या होगी इसमें, सोचे जरा ध्यान से और आंसर दें। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है यानी कि वी आई स्क्वायर कॉस 2 थीटा ओवर जी, वो इस दफा गलत है। हालांकि वो कहेंगे सर आपने बोला साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में चेंज करना है, ऐसे ही है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए रेंज का फार्मूला क्या है, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। स्टूडेंट्स आपको याद है साइन 2 थीटा से पहले क्या लिखा हुआ था, साइन 2 थीटा को मैंने पहले लिखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी और असल फार्मूला ये था जिसको बाद में मैंने फार्मूला ये पुट कर दिया था। अब जरा देखिए जब मैं कहूंगा थीटा विद वर्टिकल है तो साइन की जगह मैंने बोला क्या आएगा कॉस, और कॉस की जगह क्या आएगा साइन, तो फिर साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस की जगह साइन आएगा, तो फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा वहीं का वहीं, और हमारे पास फार्मूला फिर से क्या बनेगा वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। तो रेंज के केस में आपने देखा कि चीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अब आप लोगों ने याद रखना कि इसमें ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है। तो आपने देखा कि ये बात साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करने वाली ट्रू कहां पर है, जब थीटा वर्टिकल के साथ हो। जरा देखते हैं, अब थीटा अगर ग्राउंड के साथ दिया हो तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए। जरा देखते हैं जी इस स्टेटमेंट को देखें कि इफ a projectile is thrown at an angle theta with the horizontal, then the time to reach its maximum height will be, और ऑप्शन ए है 2vi sin theta over g, ऑप्शन बी है vi sin theta over g, ऑप्शन सी है vi sin theta over 2g। अब जरा देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहली बात है थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो फिर जब थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला तो 2vi sin थीटा ओवर जी है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। नहीं स्टूडेंट्स, यहां भी एक छोटी सी चीज छुपी हुई है जो आप लोगों को देखनी है केयरफुली। जरा दोबारा से स्टेटमेंट देखें, टू रीच मैक्सिमम हाइट, और जब आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो तो ये है वो जगह जहां पर उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो हम कह रहे हैं यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बेटा ये जो टाइम है ये तो यहां से हिट करने तक का टाइम है, तो फिर यहां तक पहुंचने में तो आधा टाइम लगेगा। अब इसको हाफ करोगे तो फिर आधा करने के लिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ vi sin थीटा ओवर जी रह जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास सही ऑप्शन होगा vi sin थीटा ओवर जी। एक आखिरी एमसीक्यू देखते हैं, जरा तवज्जो से देखिए। मैं कहता हूं एट व्हाट एंगल द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम, किस एंगल पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होगी। ऑप्शन देखिए जी 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। अब जरा देखें हाइट के फार्मूले में साइन आ रहा है और आपको मालूम है साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। वैसे भी अगर आप देखें ये हमारे पास एक कैनन है और मैं इसको 30 डिग्री पर जो है फायर करता हूं, जब मैं इसको फायर करूंगा 45 डिग्री पर तो आपने देखा इस दफा प्रोजेक्टाइल की हाइट ज्यादा होगी, और जब मैं 60 पर हिट करूंगा तो फिर प्रोजेक्टाइल की हाइट ज्यादा होगी। तो इससे हमने देखा कि एंगल जितना बड़ा होता जाएगा हाइट उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो फिर किस एंगल पर हाइट मैक्सिमम होगी, 90 पर? नहीं स्टूडेंट, यहां पर भी एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों ने नोट करनी है, और वो क्या है, अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को 90 पर फेंकूं तो वो तो सीधा ऊपर जाएगा और वापस नीचे गिरेगा। क्या स्टूडेंट्स, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये तो सिर्फ y एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, ये तो सिर्फ 1 डायमेंशन है कि y एक्सिस में गया और ऊपर आ गया। क्या एक एक्सिस में जब कोई चीज ट्रैवल करे इसे हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं? हरगिज नहीं। तो मजे की बात है कि इन एंगल्स में से 90 लग रहा है कि सही आंसर है, लेकिन 90 इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज एट 90 डिग्री अ प्रोजेक्टाइल इज नो मोर अ प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल नहीं रहता। तो फिर 90 को तो हटा दें, बाकी ऑप्शन में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 60। तो फिर हम कहेंगे इन एंगल्स में से 60 पर हाइट जो है वो मैक्सिमम होगी। देखिए छोटी छोटी बातें हैं,
लेकिन आप अगर स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ें तो आप गलती कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसको बड़े ही तवज्जो से देखें और इस आर्टिकल को रेडी करें। अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। तो आपसे मुलाकात होती नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।